हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो आपके क्लास 12th के यूनिट 5 का मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है उसका है। टॉपिक है द बार मैग्नेट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बार मैग्नेट किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारा मैग्नेटिक सबस्टांस कहिए या मैग्नेटिक मटेरियल कहिए, जैसे कि क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, फिर उसके बाद आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को अगर नेचुरल मैग्नेट से, जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है उसके साथ अगर बार बार रब किया जाए, उसके साथ बार बार रगड़ा जाए, तो ये जो मटेरियल है कोबाल्ट, आयरन, निकेल, क्रोमियम, इन सारे मटेरियल के अंदर मैग्नेट का प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाता है, इसके अंदर मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाता है। ठीक, तो अब जो ये मटेरियल है कोबाल्ट, क्रोमियम, निकेल, जो भी है, रब करने के बाद ये सामान्य मटेरियल नहीं रह जाएगा, ये इसके अंदर मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाएगा और इसको हम लोग नाम देंगे द बार मैग्नेट। इसके डिफिनीशन को देखते हैं हम लोग सिंपल भाषा में। द मैग्नेट मेड बाई रबिंग ओरिजिनल मैग्नेट विथ मैग्नेटिक सबस्टांस। और हम लोग ओरिजिनल मैग्नेट या फिर नेचुरल मैग्नेट को मैग्नेटिक सबस्टांस से रब करते हैं। मैग्नेटिक सबस्टांस में जैसे कि आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, निकिल हो सकता है, ये सब मैग्नेटिक सबस्टांस हो गया है ना। तो द मैग्नेट मेड बाई रबिंग ओरिजिनल मैग्नेट विथ मैग्नेटिक सबस्टांस इज कॉल्ड बार मैग्नेट। मतलब वैसा मैग्नेट जो बनाया जा रहा है रगड़ने के द्वारा, रब करने के द्वारा, ओरिजिनल मैग्नेट की सहायता से रब किया जा रहा है किसी मैग्नेटिक सबस्टांस को, उसको हम लोग बोलेंगे बार मैग्नेट। ए बार मैग्नेट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक बार मैग्नेट का 5 प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। चलिए इस प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ए बार मैग्नेट कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सबस्टांस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, ईटीसी। इस प्रॉपर्टी के अनुसार, जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी बार मैग्नेट का, इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो मैग्नेटिक सबस्टांस है, जैसे कि जो मैग्नेटिक पदार्थ जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इन सारी चीज़ों को जो बार मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कर सकता है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स। जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगा पोल पे। आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट, मान लिया जाए कि अगर कुछ इस तरह का है, कुछ लंबा सा है या फिर किसी भी शेप का है, तो उसमें एक पोर्शन जो है, एक हमारा नॉर्थ पोल और एक पोर्शन हमारा साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है ना। तो वही इसका कहना है कि जो अट्रैक्शन है वो पोल पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पर पोल वाला हिस्सा है वहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ वी सबस्टेंड वन मैग्नेट विथ ए थ्रेड, अगर हम एक मैग्नेट को थ्रेड की सहायता से लटका देते हैं, एक धागा की सहायता से अगर एक मैग्नेट को लटका देते हैं, देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टर्न्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। तो जो हमारा नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है, एंड साउथ पोल इज टर्न्ड टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। और जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ डायरेक्शन में चला जाता है। एक बार और समझिए, कहना ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, अगर इसको हम एक धागा की सहायता से लटका दिए, तो इस कंडीशन में इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा और इसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो अर्थ का नॉर्थ पोल है, यहाँ उल्टा होता है। फ्यूचर में आप पढ़ेंगे टॉपिक, आगे आप समझेंगे इस चीज़ को कि अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है उसमें मैग्नेट का, अर्थ के जो मैग्नेट को हम लोग देखते हैं, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में, और अर्थ का जो साउथ डायरेक्शन होता है उस साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है, मतलब इस नॉर्थ पोल को अर्थ का जो नॉर्थ पोल है साउथ डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट करेगा,
और उसके साउथ पोल को अर्थ का जो नॉर्थ पोल है साउथ डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, धीरे धीरे आपकी ये क्लियर हो जाएगा जब हम लोग अर्थ के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है, वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये भी सबस्टेंड वन मैग्नेट विथ थ्रेड, इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम लोग एक मैग्नेट को धागा से लटकाते हैं, देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है, एंड साउथ पोल इज टर्न टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, और इसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ डायरेक्शन में चला जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। इस प्रॉपर्टी के अनुसार, अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी के अनुसार, इसका कहना है कि किसी भी मैग्नेट का जो सेम पोल होता है, जैसे दो नॉर्थ पोल हो या फिर दो साउथ पोल हो, तो दोनों सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अपोजिट पोल रहेगा उसका वो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा। ठीक, फिर है प्रॉपर्टी नंबर 4, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल हमेशा ही पेयर में रहेगा, चाहे आप जो मैग्नेट है उसको कितना भी छोटा डिवाइड कर दे, मैग्नेट को एकदम छोटा से छोटा काट कर आप डिवाइड कर दे, फिर भी वो जो मैग्नेट है वो हमेशा पेयर में ही रहेगा, मतलब उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कंपलसरी है कि रहेगा ही रहेगा। मैग्नेट हैव द प्रॉपर्टी दैट इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी है कि हमेशा वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में ही रहेगा। फिर लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, व्हेन अ पीस ऑफ magnetic substance is placed near a bar magnet, it also acquires magnetism। इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी बार मैग्नेट के नज़दीक रखते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक मैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ भी है, निकिल है, क्रोमियम है, आयरन है, कुछ भी मान लीजिए कि हमारे पास एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको अगर हम एक बार मैग्नेट के नज़दीक रखेंगे तो इस बार मैग्नेट के कारण इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाएगा, इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। यह है हमारा इंडक्टिव प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद है एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। जो हमारा मैग्नेटिज्म है, जो हमारे मैग्नेट के अंदर का जो एटम है उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इसको हम लोग समझते हैं। इन ए मैग्नेट द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का किसी मैग्नेटिक के अंदर, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता हुआ होता है। ऐसा फील होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में कनेक्ट हो रहा है, और ये जो कनेक्शन है इसका अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। उस स्ट्रक्चर को आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, उसी लाइन को कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। आइदर इन ए क्लोज्ड फॉर्म और स्ट्रेट सीक्वेंस एज सोन इन फिगर। मतलब वो जो हम लोग बात समझे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में कनेक्टेड होगा, ऐसा संभव है कि वो एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करेगा, क्लोज्ड लूप बनाते हुए होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। यहाँ पर 3 फिगर है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ और साउथ, जहाँ पर साउथ खत्म हो रहा है वहाँ से नॉर्थ स्टार्ट हो रहा है, फिर जहाँ पर साउथ खत्म हो रहा है वहाँ से साउथ और नॉर्थ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर यहाँ भी देखा जाए तो साउथ जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से नॉर्थ, जहाँ पर फिर साउथ खत्म हो रहा है वहाँ से नॉर्थ, और फिर यहाँ पर साउथ खत्म हो रहा है फिर वहाँ से नॉर्थ। तो ये साउथ और नॉर्थ जो है एक तरह से कनेक्टिंग फॉर्म में होगा। अगर क्लोज्ड लूप नहीं भी फॉर्म करे, अगर स्ट्रेट लाइन में भी हो, तो अगर ये मान लिया जाए कि हमारा पीछे वाला नॉर्थ है और बाद वाला साउथ है, या पीछे वाला साउथ है बाद वाला नॉर्थ है, तो ये देखा जाए तो साउथ नॉर्थ को, फिर साउथ नॉर्थ को, फिर साउथ नॉर्थ को, इस तरह से कनेक्ट करता हुआ अरेंजमेंट है। ये एटॉमिक व्यू है या फिर मोलेकुलर व्यू है एक मैग्नेट का, कि मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एक दूसरे से कनेक्टिंग रहेगा। कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिक फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे चार्ज के रिस्पेक्ट में, वही यहाँ पर भी है, बस चार्ज के बदले, जैसे वहाँ पर चार्ज को हम Q से डिनोट करते थे, यहाँ पर चार्ज के बदले मैग्नेटिक पोल है, और मैग्नेटिक पोल को हम लोग N से डिनोट कर सकते हैं। नहीं तो मैग्नेटिक पोल
चलिए, तो मैग्नेटिक पोल जो है जिसको हम M1 और M2 कंसीडर कर लेंगे, जैसे चार्ज को वहाँ पर हम कंसीडर करते थे Q1 और Q2, उसी तरह यहाँ पर मैग्नेटिक पोल को हम लोग M1 और M2 कंसीडर करेंगे। जैसे चार्ज हमारा Q, उसी तरह मैग्नेटिक पोल M। तो Q के जगह पर हम हर जगह हर कंडीशन में M को लेके चलेंगे, बस सारा काम हमारा सब कुछ सिमिलर रहेगा जैसा कि वहाँ पर चलता रहा था। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि अगर हम दो चार्ज को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर रखें तो इस कंडीशन में दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। फिर प्रोपोर्शनल को हटा के हम लोग बराबर किए थे, तो यहाँ कांस्टेंट हम लोग किए रखे थे जिसके का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू था 9 × 10⁻⁹। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिमिलर है, तो बिल्कुल सेम है। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल, एक M1 कंसिडर कर लिए और एक M2। संभव है कि दोनों नॉर्थ पोल है, या फिर एक ऐसा भी संभव है कि दोनों साउथ पोल है, या फिर एक नॉर्थ और एक साउथ भी हो सकता है, बिल्कुल चार्ज की तरह ही नहीं। जैसे चार्ज में दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता था, उसी तरह का कंडीशन है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट के, दोनों पोल के मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जैसा कि हम लोग वहाँ पर देखे थे कि फोर्स था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 के, तो यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 × M2 के, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस r है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब दोनों को हम अगर कंबाइन करें तो हमारा हो जाएगा फोर्स प्रोपोर्शनल है M1 × M2/r² के। जैसे वहाँ पर कांस्टेंट K था, यहाँ पर भी कांस्टेंट K है, लेकिन वहाँ पर K का वैल्यू कुछ और था, यहाँ पर K का वैल्यू है μ0/4 पाई। इससे आप लोग को पिछले चैप्टर में पहले से मुलाकात है, जहाँ पर μ0 को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बाई 4 पाई। तो μ0/4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। अगर आप सिर्फ μ0 का वैल्यू लिखना चाहें तो 4 पाई × 10⁻⁻7 भी लिखा जा सकता है। तो μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 है, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। इसी को अगर आप टेस्ला में लिखना चाहें तो 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर मीटर। इसको आप याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ μ0/4 पाई, या फिर कभी कभी रहेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ μ0 या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी ऑप्शन वेबर के रिस्पेक्ट में रहेगा, कभी कभी टेस्ला के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो अब जो ये K का वैल्यू है, इस K के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अगर पुट करें तो K का वैल्यू हो जाएगा μ0/4 पाई × M1 × M2/r², जो आप देख रहे हैं कि एकदम सिमिलर फार्मूला है जो हम लोग चार्ज के रिस्पेक्टिव चार्ज के लिए पढ़े थे कूलॉम्स लॉ, उसके जैसा ही है। ठीक है, अब जो है मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, ध्यान में होगा उम्मीद है आप लोग को, कि अगर हम दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को, अगर मान लीजिए दोनों चार्ज का वैल्यू सेम Q है, अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों को हम कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस 2a पर अगर रखें तो ये जो हमारा सिस्टम बना है इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल भी बिल्कुल उसी तरह का चीज़ है, बस वहाँ पर चार्ज था और यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, उसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसमें एक साउथ पोल है और एक तरफ नॉर्थ पोल है, और दोनों एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर है। जैसे वहाँ पर 2a डिस्टेंस पर था, यहाँ पर 2l डिस्टेंस पर है, और चूंकि दोनों मैग्नेट इक्वल और अपोजिट है, मैग्नेटिज्म जो है, जैसे वहाँ पर चार्ज इक्वल और अपोजिट था, तो यहाँ पर दोनों का मैग्नेटिज्म m ही है, भले ही एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, तो इक्वल और अपोजिट है। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, एक ऐसा सिस्टम जो टू इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स के द्वारा बना हुआ है, दोनों मैग्नेटिक पोल का मैग्नेटिज्म m ही है, और एक पोल साउथ है तो दूसरा पोल नॉर्थ है, एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल।
इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल होना चाहिए, यहाँ मैग्नेटिक आप खुद से लगा लेंगे। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, एक ऐसा सिस्टम जो दो बराबर और विपरीत मैग्नेटिक पोल्स के द्वारा बना हुआ है, जो प्लेस्ड है, जो रखा हुआ है एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर, जो फिक्स्ड डिस्टेंस कितना है 2L है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। फिर कंसीडर, जैसे हम लोग वहाँ पर लिखे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले कंडीशन में, वही हम लोग मान लेते हैं। कंसीडर टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स N एंड S। मान लीजिए कि हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल है जो इक्वल है और अपोजिट है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। आर हैविंग मैग्नीट्यूड M, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो मैग्नेटिज्म है वो सेम है, M है। नॉर्थ पोल का भी और साउथ पोल का भी दोनों का मैग्नेटिज्म M ही है। प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2L, जो कि 2L डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हैं। नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, दोनों का मैग्नेटिज्म सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों 2L डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, हाँ। फिर है देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P वेक्टर से डिनोट करते थे और फॉर्मूला था दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर भी वही कंडीशन होने वाला है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है प्रोडक्ट है दोनों में से किसी एक पोल के मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नेटिज्म का कहिए या मैग्नीट्यूड का कहिए, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल, और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसका, मतलब वहाँ पर जैसे हम लोग P वेक्टर इक्वल टू लिखते थे Q इंटू 2A, यहाँ पर चार्ज के बदले हमारे पास मैग्नेटिज्म है M और 2A के बदले डिस्टेंस है 2L, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M वेक्टर है P वेक्टर के जगह पर, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू M इंटू 2L। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इस तरह का एक सिमिलर चीज़ पढ़े हुए हैं, लगभग सेम है दोनों। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जो है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, उसी तरह का यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको याद होगा कि एक चार्ज के कारण इसके चारों तरफ जो रीजन बनता है, जो क्षेत्र बनता है, उस रीजन को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक, इसको हम लोग देखते हैं, द रीजन डेवलप्ड अराउंड ए नेचुरल मैग्नेट और एक करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन था, इसको हम लोग पिछले चैप्टर में ही देखे थे कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो एरिया बनता है, जिसमें अगर किसी मैग्नेटिक सबस्टांस को हम रखते हैं तो वो अपने ऊपर फोर्स का अनुभव करता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसको हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे। यहाँ पर मैग्नेटिक सबस्टांस के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। नहीं, द रीजन डेवलप्ड अराउंड ए नेचुरल मैग्नेट, जो एक नेचुरल मैग्नेट के चारों तरफ जो एरिया डेवलप हो रहा है, और एक करंट कैरिंग वायर, इसको आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, जिस एरिया में, जिस रीजन में मैग्नेटिक इफेक्ट को, मैग्नेट के प्रभाव को देखा जा सकता है। मैग्नेट का प्रभाव क्या है? अगर हम सेम पोल को लाएंगे तो रिपेल करेगा, अपोजिट पोल को लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, अगर मैग्नेटिक सबस्टांस को लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो उस एरिया को, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। पिछले चैप्टर में भी हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे। 1 टेस्ला इक्वल टू होता है, अगर हम इसको न्यूटन और एम्पियर और मीटर के रिस्पेक्ट में लिखे तो 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, 1 टेस्ला इक्वल टू होता है। अगर आप इसी टेस्ला को वेबर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसको आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ये जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट, इस बार के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिमिलर टू द चैप्टर 1। चैप्टर 1 में इसी तरह का टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, मतलब इक्वल और अपोजिट चार्ज था, दोनों 2A डिस्टेंस पर रखा हुआ था। इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट था, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड किए थे। उम्मीद है आपको ध्यान में होगा, नहीं भी ध्यान में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर ही है, इसके साथ भी आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन हमारे पास क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का इधर हमारे पास नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। वहाँ पे हम लोग इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर निगेटिव चार्ज लिए थे। तो हम लोग पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और साउथ पोल निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है।
दोनों 2l डिस्टेंस पे है, तो अगर मिड पॉइंट हम यहाँ ले तो इधर वाला डिस्टेंस l और इधर वाला भी डिस्टेंस हो जाएगा l। अब इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि B1 मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल के प्रभाव के कारण इस डायरेक्शन में, अच्छा यहाँ पे पॉइंट P पे अभी हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, हमको नज़र नहीं आ रहा है कि कोई भी कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हमको कंसीडर करके चलना है कि जो नॉर्थ पोल है इसके जैसा ही यहाँ पर एक छोटा सा नॉर्थ पोल है। जैसे वहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेते थे, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेते थे, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेते थे जिसको हम लोग नाम देते थे टेस्ट चार्ज। उम्मीद है आपको ध्यान में होगा। उसी तरह यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा नॉर्थ पोल ले रहे हैं, अपने मन से कंसीडर करना है और हमको एज्यूम करके चलना है कि ये जो छोटा सा नॉर्थ पोल है ये टेस्ट नॉर्थ पोल है या फिर टेस्ट पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि B1 है, और साउथ पोल इस यहाँ पे जो छोटा सा नॉर्थ पोल है उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसका डायरेक्शन इधर है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं B2। उम्मीद है आप समझ रहे हैं बेहतर ढंग से। यही बात जो हम लोग यहाँ पर समझे, इसी बात को अपने भाषा में आप बात बना के लिखेंगे। कंसीडर टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स नॉर्थ एंड साउथ हैविंग मैग्नेटिक फील्ड M एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12। इसमें वही बात लिखा हुआ है जो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल में देखे थे। मैग्नेटिक डाइपोल में हम लोग देखे थे, और जो यहाँ पे है कि हम लोग दो इक्वल और अपोजिट पोल ले रहे हैं, एक नॉर्थ पोल ले रहे हैं और एक साउथ पोल, फिगर में आप देखे ही हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों का जो मैग्नेटाइजेशन है वो सेम है M एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12, और दोनों एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है M, और दोनों 12 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। नहीं, फिर ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इसके कारण, किसके कारण, जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है r डिस्टेंस पर इसके एक्सियल लाइन में। इसके एक्सियल लाइन में पॉइंट P है जो इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फिर हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे उसका। एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग फार्मूला डेराइव किए थे कि किसी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है या फिर निगेटिव चार्ज के कारण भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ध्यान में होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एक चार्ज के कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके रेफरेंस का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड इज, इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, M जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा M म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M बाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें जैसे वहाँ पर चार्ज का वैल्यू हमारा Q था, तो चार्ज का वैल्यू Q के बदले यहाँ पर मैग्नेट का वैल्यू हमारा M है, मैग्नेटिज्म का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले म्यू नॉट बाई 4 पाई। आप रिलेट कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले म्यू नॉट बाई 4 पाई, Q के बदले M, और डिस्टेंस हमारा R सेम है। नहीं, तो इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड इज, उसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड M के बारे में बात करें, जनरल फार्मूला हम बात कर रहे हैं, तो जनरल फार्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M बाई आर स्क्वायर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, उसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फार्मूला का बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर म्यू नॉट बाई 4 पाई है, क्यू के बदले M है और आर स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर तो हमारा है ही। फिर अब दोनों जो हम लोग देखे थे B1 और B2, इसको हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग मान लिए थे B1। इधर जो नॉर्थ पोल के कारण डायरेक्शन है इसको हम लोग मान लिए हैं B1। फिगर से एक बार और देख लीजिए, जो नॉर्थ पोल है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है B1, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नॉर्थ पोल कंसिडर किए हैं छोटा है तो रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, जिसका वैल्यू हम लोग मान लिए हैं B1। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो अगर हम B1 का वैल्यू देखें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M बाई एन पी स्क्वायर।
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो हमारा चार्ज है क्यू के बदले हमको एन लेना है, और डिस्टेंस जो है सो एन पी, डिस्टेंस जो है एन पी, मतलब नॉर्थ पोल के कारण देख रहे हैं पी पॉइंट पर, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस एन पी। तो एन पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, उम्मीद है आपको प्रोसेस ध्यान में, यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस है आर, और हमको चाहिए यहाँ से यहाँ का वैल्यू, तो ये वाला जो वैल्यू है घटा देंगे, मतलब हो जाएगा आर माइनस एल। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है नॉर्थ पोल से पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा आर माइनस एल। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बी वन इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल बी टू, तो हमारा साउथ पोल बी टू है, इसके कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एस पी स्क्वायर। एस पी हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, साउथ पोल से यहाँ के पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस आर हमको पता है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस एल पता है। अगर हम यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस पता करना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा, नहीं तो टोटल डिस्टेंस एस से पी के बीच का हो जाएगा हमारा आर प्लस एल। तो बी टू हो गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। अब आगे के सिचुएशन को समझिए, जो हम लोग वहाँ पे समझे थे, नोट करने के लिए घबराना नहीं है, नोट आपको हम पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ से नोट करना है, अभी आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, नॉर्थ पोल जो है पॉइंट पी के नज़दीक है तो इसका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, साउथ पोल थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर है तो इसका प्रभाव यहाँ पर कम रहेगा। तो जिसका प्रभाव ज़्यादा है उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। तो बी जो है, बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी वन और माइनस बी टू, और जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं वो घटा देंगे, चूँकि ये भी इसका जो नॉर्थ पोल का मैग्नेटिज्म है वो एम है, इसका भी एम है, दोनों का एम है, तो दोनों का प्रभाव जो है एक ही तरह का होगा। चूँकि ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है इसलिए इसका प्रभाव कम होगा, और ये नज़दीक है इसलिए इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब बी वन ज़्यादा इफेक्टिव है बी टू से। इसी तरह हम लोग वहाँ पर देखे थे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ज़्यादा इफेक्टिव था, और निगेटिव चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कम इफेक्टिव था। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग उस समय पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दिए थे। उसी तरह यहाँ पर नॉर्थ पोल वाले मैग्नेटिक फील्ड में से साउथ पोल वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं, आगे हम लोग फटाक से समझते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा बी वन माइनस बी टू, बी वन का वैल्यू इतना आया है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, और बी टू का वैल्यू आया है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई दोनों में है, एम भी दोनों में है, बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर बचा 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ बचा 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जो है सेम कैलकुलेशन हम लोग वहाँ पर किए थे, अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, आर माइनस एल गुना आर माइनस एल 2 बार लिख सकते हैं, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। आर माइनस एल का जो स्क्वायर है एक बार हम लोग यहाँ एक बार यहाँ लिख सकते हैं। ये हम लोग एक मकसद के तहत ऐसा करते हैं, उम्मीद है आपको ध्यान में होगा। आर प्लस एल का स्क्वायर अगर करें तो यहाँ पर आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम इतना आ गया, नहीं। अब जो है ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा 1 में, और ये जाके 1 में इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब आर प्लस एल का जो होल स्क्वायर है वो इधर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, और आर माइनस ए का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, और बीच में दोनों के है माइनस, तो दोनों के बीच में माइनस डाल दीजिए। ठीक है, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर, और माइनस है यहाँ पर तो हमको ब्रैकेट लेना कंपलसरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लेंगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर अगर करें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर ब्रेक कर दिए। अब अगले स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस ब्रैकेट को हटाते हैं, तो इस माइनस से इसमें तीनों में गुना हो जाएगा, तो माइनस से गुना होगा तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2rl हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। अब जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, नहीं। तो यहाँ बचा 2rl और 2rl, दोनों को ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम इंटू हो जाएगा 4rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम इंटू 4rl। अब इसको जो है हम इस तरह से अगर करें कि जैसे वहाँ पर हम लोग करते थे q इंटू 2a करते थे तो p वेक्टर आ जाता था,
डाइपोल मोमेंट। इसी तरह यहाँ भी हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लाने का प्रयास करेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई, एम को यहाँ से हम लोग थोड़ा सा खिसका के यहाँ पर डाल दिए हैं, और यहाँ जो 4RL है 4RL में 2R को अलग कर दिए हैं और 2L को अलग कर दिए हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4RL, तो 2R को पहले लिख दिए हैं और 2L को यहाँ। तो M इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको आप डिनोट करते हैं M वेक्टर से, नहीं। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं M वेक्टर। चलिए नीचे देखते हैं फटक से। तो जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन में है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2R इंटू M वेक्टर बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है, नहीं। अब यहाँ पर जैसे वहाँ पे कंडीशन था वैसा ही कंडीशन यहाँ पर भी हो सकता है कि चूँकि L जो है बहुत छोटा हो R से, तो इस कंडीशन में L को हम लोग मान लेंगे 0, ये लगभग 0 मान लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका जो स्क्वायर है R का पावर 4 हो जाएगा। सेम वही कंडीशन चल रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो 2M वेक्टर इंटू R, और यहाँ R का पावर 4, तो एक R को एक R से कटा दीजिए तो बचेगा R का पावर 3, नहीं। तो फाइनली हमको B जो एक्सियल लाइन में है वो मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2M वेक्टर बाई R क्यूब। तो एक फार्मूला ये भी वैलिड है और एक फार्मूला हमारा ये भी वैलिड है। यही हमको इस बार के एग्जाम में डिराइव करना था। तो उम्मीद है आप लोग इसको उससे रिलेट करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंडीशन से रिलेट करते हुए अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के इक्वाटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। सेम कंडीशन, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेते थे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेते थे, यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a होता था। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट लेते थे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग पता करते थे। तो ये यहाँ पर मान लेते थे कि p पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है इधर रिपेल करता है, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करता है, और इसका दोनों का जो रिजल्टेंट है दोनों के बीच में आता था और वही हमारा फाइनल वैल्यू हो जाता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमारा जो साउथ पोल है वो निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल है जो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और मान लिया जाएगा कि P पॉइंट पर एक छोटा सा नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल को जो इधर रिपेल करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव होगा, उसको मान लेते हैं B1। और ये जो साउथ पोल है ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल को, इसको मान लेते हैं B2, ठीक है। और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L, मिड पॉइंट है तो इधर भी L हो जाएगा और इधर भी L हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा, मान लेंगे कि R डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। तो अगर ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इधर भी, और रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इधर भी। रूट को हम लोग पावर में 1/2 लिख सकते हैं। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब ये जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा, कैसा त्रिभुज बनेगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, मतलब जिसका 2 साइड इक्वल है। अब चूंकि ये मिड पॉइंट से है तो इधर वाला साइड और इधर वाला साइड तो सेम होगा ही, नॉर्मल सी बात है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो अगर दोनों साइड सेम हो तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का गुण है कि अगर 2 साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी सेम होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ B1, इस B1 का कंपोनेंट अगर हम इधर लेना चाहे और इधर लेना चाहे, ध्यान से समझेंगे। ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, किसके अकॉर्डिंग, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एकांतर कोण के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी सेम होगा, किसके अकॉर्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, संगत कोण के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों एंगल भी हमारा थीटा है। तो इस B1 का जो कंपोनेंट है इधर हो जाएगा B1 cos थीटा, और B1 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा B1 sin थीटा, नहीं। तो हम लोग जानते हैं जिधर थीटा होता है उधर cos, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर sin। अब इस B2 का कंपोनेंट अगर देखें, इधर थीटा जुड़ा हुआ है तो इधर हो जाएगा B2 cos थीटा, और इधर थीटा नहीं जुड़ा हुआ है तो इधर हो जाएगा B2 sin थीटा, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये फिगर, उम्मीद है आप लोग सब कुछ बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। बिल्कुल ये हूबहू वैसा ही है जैसा कि हम लोग चार्ज के कंडीशन में पढ़े थे, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पर फिगर में समझे इसको अपने लैंग्वेज में बात बना के लिखना है। कंसीडर 2 इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। मान लीजिए कि हमारे पास 2 इक्वल और अपोजिट पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, हैविंग सेम मैग्नेटिज्म। और दोनों का जो मैग्नेटिज्म है, याद करिए, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है m, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल है। डाइपोल का बात जैसे ही होगा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा।
प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12, कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो दोनों 12 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जिसके कारण हमको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। विच इज छूटा हुआ है, इस कर लिया जाएगा। विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ओ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, जो मैग्नेटिक डाइपोल का जो मिड पॉइंट है यहाँ से आर दूरी पर पी पॉइंट स्थित है, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। ठीक है, फिर है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल B1, जो हमारा नॉर्थ पोल B1 है, इसके कारण अगर हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखें, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो हमारा जनरल फार्मूला है ऊपर हम लोग देखे ही हैं, μ0/4π इंटू m/r²। तो B1 अगर हम देखें, ध्यान से समझिए, फिगर को इस्तेमाल करते हुए, इसके कारण जो हमारा नॉर्थ पोल है, इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है। B1 का वैल्यू अगर हम पता करना चाहें तो μ0/4π जो हमारा नॉर्मल कांस्टेंट है इंटू मैग्नेटिज्म या मैग्नीट्यूड का ये m है, और r यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस l², दोनों तरफ तो सेम ही है ना, √r² प्लस l²। तो अगर हम इसको डाल दें तो हमको वैल्यू मिलेगा B1 का वैल्यू μ0/4π इंटू m/r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब B1 इक्वल टू μ0/4π इंटू m/r² प्लस l²। अब जो है इसका पावर, इसका जो पावर यहाँ पे है, स्क्वायर से इस रूट को हम लोग कटा देंगे तो यहाँ पर पावर 1 बचेगा, या पावर बोलिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं, जिसका पावर कुछ भी नहीं उसका पावर 1, ये स्क्वायर से ये पावर कैंसिल ये हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। अगर रूट एक्स स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब जो है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल, अब साउथ पोल के कारण तो μ0/4π इंटू m/r², यहाँ भी तो r हमारा सेम ही है, √r² प्लस l²। तो अब जो है यहाँ स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दोनों में जानबूझ के हम अलग अलग लिए हुए हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसका भी वैल्यू उतना ही बनेगा जितना B1 का। तो B1 और B2 दोनों का वैल्यू सेम है। B1 का वैल्यू है μ0/4π इंटू m/r² प्लस l²। चूँकि दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों का वैल्यू नॉर्मल सी बात है कि सेम रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो दोनों B1 और B2 दोनों का वैल्यू भी सेम रहेगा। ठीक, कंपोनेंट ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स B1 एंड B2 आर सेम इन y एक्सिस। अब ध्यान दिया जाए, आप लोग फिगर को समझे हैं कि y एक्सिस में जो है B1 साइन थीटा है और नीचे B2 साइन थीटा। B1 और B2 का वैल्यू सेम है, थीटा का भी वैल्यू सेम है, मतलब साइन थीटा का भी वैल्यू सेम रहेगा। तो जितना वैल्यू y एक्सिस में ऊपर रहेगा उतना ही वैल्यू y एक्सिस में नीचे भी रहेगा। मतलब y एक्सिस में टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0। अब लेफ्ट साइड में x एक्सिस की अगर बात किया जाए तो x एक्सिस में लेफ्ट साइड में है B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, दोनों लेफ्ट साइड में ही है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा, नहीं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में दोनों मैग्नेटिक फील्ड का अगर कंपोनेंट देखा जाए तो इक्वाटोरियल लाइन का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर बचा, सिर्फ एक्स एक्सिस में, वो है B1 cos थीटा और प्लस B2 cos थीटा। B1 और B2 दोनों का वैल्यू सेम है और cos थीटा और cos थीटा का वैल्यू भी सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस x बराबर कितना होता है, 2x। 1 आर्म प्लस 1 आर्म बराबर 2 आर्म, तो 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2, नहीं, तो 2 इंटू μ0/4π इंटू m/r² प्लस l² इंटू कॉस थीटा। अब हमारा उद्देश्य है कि फिगर को देखते हुए कॉस थीटा का वैल्यू फिगर से हम लोग फाइंड करें, जैसा कि हम लोग वहाँ पे फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंडीशन में। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ देखा जाए तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, b/h। b का वैल्यू कितना है, l, और h का वैल्यू कितना है, √r² प्लस l²। तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा l/√r² प्लस l²। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ये वाला h, तो b/h होगा। b का वैल्यू है l, नीचे वाला b का वैल्यू है l और h का वैल्यू है √r² प्लस l², नहीं। तो cos थीटा का वैल्यू अगर हम फाइंड करके देखें तो cos थीटा का वैल्यू है l/√r² प्लस l²। √, लिखिए या पावर 1/2 लिखिए, दोनों एक ही बात है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम 1/2 यूज़ कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाता, नहीं। तो अब यहाँ पे अगर μ0/4π इंटू m/r² प्लस l² इंटू कॉस थीटा के बदले इस वैल्यू को हम लोग डालेंगे, समझ रहे हैं।
ये सारा वैल्यू और इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बदले कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं नहीं, और जो वहाँ पर पहले 2 था इस 2 को हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 को हम लोग अपनी सुविधा अनुसार इधर उधर कर सकते हैं। अब जो है इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, बेस सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, 1 + 1/2 नहीं, तो पावर हो जाएगा 3/2। अब जो है इस 2 को यहाँ से शिफ्ट करके हम एल के पास ला दें तो m इंटू 2l, μ0/4 पाई m इंटू 2l/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और नीचे 1 + 1/2, मतलब ये अगर इसको हम बटा पर का जोड़ करें तो हो जाएगा 3/2। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं, 2 + 1/2 मतलब 3/2। m इंटू 2l क्या है, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं m वेक्टर से, तो μ0/4 पाई फिर इंटू m वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। इसी तरह का हमारा फॉर्मूला वहाँ पर आया था, उम्मीद है आप लोग को ध्यान में होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, सेम फॉर्मूला था नहीं। यहाँ पे भी अगर मान लिया जाए कि जो हमारा एल है वो बहुत छोटा है आर से, कहने का क्या मतलब है, आप लोग समझ रहे हैं, उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। ये जो एल है, ये जो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी है, अगर ये बहुत छोटा हो इसकी तुलना में, आर की तुलना में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग एल को इग्नोर करके 0 मान लेंगे नहीं। तो अगर एल जो है बहुत छोटा है आर से, तो उस कंडीशन में एल को हम लोग इग्नोर करके लगभग 0 मान लेंगे, और 0 का स्क्वायर करेंगे पावर 3/2, तो ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पावर 3। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इक्वाटोरियल लाइन में μ0/4 पाई इंटू बचेगा m वेक्टर बाई r3। रहने देते हैं आज के क्लास में इतना ही, उम्मीद है आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल वाले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। ये जो टॉपिक है इसका PDF मैं सेंड कर दे रहा हूँ, इसको आप अपने कॉपी में नोट करके कल आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।